नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कविताओं की श्रृंखला शुरू की है। तो हमारी आज की जो कविता है, मुझे कुछ और करना था, ये रघुवीर सहाय जो तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो हमारे बीए के सिलेबस में रखे हैं। तो चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। हम एक बात बता दें कि हम ये थोड़ा सा जो पंक्तियां हैं उसको पढ़ पढ़ के उसका अर्थ बताते जाएंगे और बाद में हम इसका भावार्थ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कविता शुरू करने से पहले जो कवि रहते हैं उनके बारे में संक्षिप्त में आप थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दीजिए, उनकी उपलब्धियां के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और उनकी प्रमुख काव्य कृति कौन कौन सी है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि जो रघुवीर सहाय है इसका नेट से थोड़ा जीवन परिचय निकालें, उनकी प्रमुख कृतियाँ निकालें और उनको लिखने के बाद फिर कविता का भावार्थ लिखें, क्योंकि प्रश्न का उत्तर इसी तरह से लिखा जाता है। तो चलिए लिखते हैं, या लिखते नहीं कहेंगे, पढ़ते हैं। मुझे कुछ और करना था पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। मुझे कुछ और करना था इस अधूरे संसार में, मुझे कुछ पूरा करना था मकान मालिक के वायदे के अलावा कुछ और करना था मुझे। यानी इन पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि मैं कुछ और करने आया था, यानी मेरा लक्ष्य जो था वो बड़ा था, मैं कुछ और बड़े लक्ष्य को लेकर आया था और कुछ मुझे बड़ा लक्ष्य करना था पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपनी निजी आवश्यकता जो है, जैसे मकान मालिक का किराया पूरी करने की कोशिश के जद्दोजहद में लगा हूँ और उसके चक्कर में मेरा जो बड़ा एम था, मेरा जो बड़ा उद्देश्य था, मैं उसको भूल गया हूँ। तो कुछ पूरा करना था मकान मालिक के वादे के अलावा कुछ और मुझे, इस डरावने संसार में रहकर चीखते रहने के अलावा कुछ और मुझे करना था। इस ठसाठस भरे कमरे में हाथ में तस्तरी लिए खड़े खड़े। कहने का मतलब, मुझे इस डरावने समाज में चीखते चिल्लाने के अलावा ठसाठस भरे कमरे में, ठसाठस कमरे में भरा मतलब इन्होंने किराए का घर लिया होगा और एक ही किराए के घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते होंगे और इतने सारे लोग रहने के बाद भी जो कवि है वो किराया देने में असमर्थ है। उसे हमेशा चिंता रहती है कि मैं किराया किस तरह से दूं। वो आया तो बड़े लक्ष्य को पूरा करना था, पर ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें उलझ के रह जाता है कि वह अपना किराया भी नहीं दे पाता है। और इस ठसाठस कमरे में मतलब जो एक कमरे में कम से कम 10 से 20 लोग रह रहे होंगे और उसमें हाथ में प्लेट, खाने की प्लेट लेने के अलावा खड़े खड़े वो कुछ नहीं कर रहा। जो बड़ा लक्ष्य था उसको भूल गया है, या उसको याद भी है पर वो करने में असमर्थ है। उसको ना करते हुए वो अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। निजी आवश्यकताएं मतलब खुद की आवश्यकताओं को। ठीक है, खाते रहने के अतिरिक्त रिक्त तस्तरी के अतिरिक्त तोड़ना था मुझे बहुत कुछ इसी वर्ष में। यानी मुझे खाते रहने के अलावा कुछ और करना था। ठीक है, कुछ और करना था पर मैं बना रहा हूं शीशे के सामने हजामत। गाना था, गरजना था, हंसना था मुझे, शायद कहीं शायद जाना था। क्या बोल रहे हैं कि मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और तोड़ना था, मुझे कुछ बड़ा एम प्राप्त करना था, मुझे बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना था, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं हजामत बना रहा हूँ अपना। ठीक है, शीशे के सामने अपनी हजामत बना रहा हूँ। मुझे गाना था, गरजना था, हंसना था, मुझे शायद कहीं शायद जाना था। सालन पकाना था समेटकर अस्थिन होटकर, डराना था अकड़ू को और भी बुलकारना था बड़बोले को। यानी मैं यहाँ पे सालान पका रहा हूँ, सालान मतलब खाना पका रहा हूँ, सब्जी पका रहा हूँ अपनी अस्थिन को समेट कर। हाँ, पर मुझे डराना था उस अकड़ू को और बुलकारना था, चिल्लाना था या बोलना था उस बड़बोले को, सबक सिखाना था, पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, ललकारना था मुझे बकी को गोद में लेकर, सुलाना था अपने हाथों पीटे हुए बच्चे को। यानी मुझे क्या करना था, उस व्यक्ति को ललकारना था, डराना था, धमकाना था जिसने मेरे साथ गलत किया, पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। मेरे में उतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उससे बराबरी से लड़ सकूँ, उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकूँ। मैं कुछ और कर रहा हूँ। मुझे गोद में सुलाना था उस बच्चे को जिसको मैंने अपने हाथों से पीटा था। कभी कहते हैं कि मैं ये सब करने में असमर्थ हूँ। मैं क्या करना चाहता था और क्या हो रहा है और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, मुझे कुछ और करना था हाँफते हुए नमस्ते करने के अलावा आज सुबह।
यानी मुझे कुछ और करना था। हाँफते हुए आया हूँ, कोई आया होगा और उसके सामने मैं नतमस्तक हो गया, नमस्ते कर रहा हूँ, हाँफते हुए उसको नमस्ते कर रहा हूँ। बताओ, मुझे कुछ और करना था पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य आप लोग को समझ में आ रहा है कि लेखक किसी और से मुकाबला करना चाहते थे, उसका सामना करना चाहते थे, पर डर कर उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे कुछ और करना था हाँफते हुए नमस्ते करने के अलावा। आज सुबह चकती नहीं रह जरा था मुझे देखकर, चकित नहीं रहा जा रहा था मुझे देखकर 40 के आसपास का समाज। पर मैं चकित था या चकित है कि जब हो गए सब सफल लोग सफल। मैंने रोज देखी एक बड़ी जाति के जबड़े में जाति एक छोटी आस्था। ठीक है, यानी मैं अब 40 साल की उम्र का हो गया हूँ और मेरी उम्र के लोग कहीं ना कहीं और पहुंच गए हैं, पर मैं यही हूँ। ठीक है, मैंने अपने जीवन में कोई तरक्की नहीं की, मुझे बहुत आसमान छूना था, पर मैं वहीं का वहीं हूँ और मेरे साथ वाले जो है ना वो आगे बढ़ गए हैं और मेरी उम्र जो है वो 40 की हो गई है। मैंने देखा है रोज एक बड़ी जाति के जबड़े में छोटी जाति को जाते हुए या उनका भक्षण बनते हुए। कहने का मतलब जो बड़ी जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों को क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, पर मैं आवाज नहीं उठा पा रहा हूँ। 5 राज्य के अकाल में जीवित रह जाने की शर्म ढोते हुए मुझे कुछ और करना था, पर मैं पुस्तकालय में बैठा हूँ। ठीक है ना, 5 राज्य में जब अकाल पड़ा था तो मैं शर्म ढोते, मैं हाँ कि अकाल पड़ा है उस शर्म से उसको ढोते हुए बैठा हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पुस्तकालय में बैठा हूँ। मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं पुस्तकालय में जाके बैठा हूँ। तो ये मेरी मजबूरी समझो या मेरी नाकामी समझो या कुछ और समझो, पर मुझे कुछ और करना था और मैं कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, लेखक अपनी नाकामी या मजबूरी कह सकते हैं उसको दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। एक बार खोजता हूँ एक परिचित मुंह, एक बार लपक कर फिर। मैं खोजता हूँ बोलते हैं, एक बार खोजता हूँ एक परिचित मुंह, एक बार लपक कर फिर। एक मोटी किताब जानता था जानता था जानता था, किस वक्त देश का कामकाज हम उम्र लोगों के हाथ आ गया। देखिए, मैं खोजता हूँ एक परिचित मुख, हाँ, जिसको मैं मोटी मोटी किताब पढ़कर मुझे जाना था कहाँ पर, देश की रक्षा करने के लिए या देश की सेवा करने के लिए, पर मैं देखता हूँ कि किस वक्त देश का कामकाज हम उम्र लोगों के हाथ आ गया, कि मेरी उम्र के लोगों के हाथ में देश का कामकाज आ गया, पर मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं देश की सेवा भी करना चाहता था, राजनीति में उतरना चाहता था, पर मैं वो भी नहीं कर पाया। यानी मैं 40 साल का हो चुका हूँ और मुझे बहुत तरक्की करनी थी। मेरे हम उम्र के लोग कहाँ कहाँ चले गए, मैं कुछ और करना चाहता था, पर अपनी निजी जीवन की समस्याओं में इतना ग्रसित हो गया कि मैं वो सब रास्ते से भटक गया। मैं कुछ और करना चाहता था पर कुछ और कर बैठा। ठीक है, पर मैं जाना था, हाँ, पर मैंने जाना कि यह समाज विद्रोही वीरों का दीवाना है, विरोध का नहीं। मतलब पर मैं जानता हूं कि जो देश है ना, ये देश क्या होता है, विद्रोही वीरों का दीवाना है। कहने का तात्पर्य जो भगत सिंह वगैरह जो है क्रांतिकारी, उनका दीवाना है, पर विरोध का नहीं है। कोई यदि विरोध करता है ना, हाँ, जो क्रांतिकारी नहीं है वो यदि विरोध करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। परंतु यदि कोई फेमस व्यक्ति हो जाए, यानी क्रांतिकारी या विद्रोही वीर जो हो जाए, उसके लोग दीवाने रहते हैं। पर जो बात को हमें जिस चीज का हम विरोध कर रहे हैं उसका समर्थन कोई नहीं करता। तो एक तरह से ये मजबूरी भी है, और कहने का मतलब मजबूरी भी कह सकते हैं, या फिर उसका आलसपन भी है, या फिर उसकी किस्मत वैसी नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। ठीक है, तो इस कविता का भावार्थ हम बता देते हैं। हमने जो कविता पढ़ा उसका थोड़ा अर्थ बता दिया, अब जो भावार्थ है उसको बताते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में लिखने के लिए उपयोगी होगा। तो देखो, कवि इस कविता में अपनी अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण कर्तव्यों की पीड़ा व्यक्त करता है। वह कहता है कि जीवन में उसे बहुत सा सार्थक कार्य करना था, लेकिन परिस्थितियों, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत उलझनों के कारण वो वैसा नहीं कर पाया। यानी यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि बहुत सारी उसकी अधूरी इच्छाएं हैं, अपूर्ण कर्तव्य उसको वो पूरा करना चाहता है, पर किसी न किसी परिस्थिति, सामाजिक दबाव, व्यक्तिगत उलझनों के कारण उसको वो पूरा नहीं कर पा रहा है। कवि के मन में एक आदर्श था। क्या आदर्श था? कि इस अधूरे संसार में कुछ पूर्ण करना था।
ठीक है, इस अधूरे संसार में उसको कुछ कार्य करने थे, इस अधूरे संसार को पूरा करना था। इस डरावने और अन्यायपूर्वक समाज में सिर्फ चीखने चिल्लाने के बजाय उसे बदलने का प्रयास करना था, अपनी सीमाएं और दायरे को तोड़कर नया रास्ता बनाना था। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वह भीड़ भरे कमरे में औपचारिकता निभाने में ही समय बिता रहा है। ठीक है, उसे बहुत बड़े बड़े काम करने थे, पर वो क्या कर रहा है, वो ये भीड़ भरे जो कमरे में केवल औपचारिकता निभाने में समय बिता रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। समाज के अन्याय, अकड़ और बड़बोलेपन को ललकारने की जगह वह रोजमर्रा की छोटी गतिविधियों में उलझा हुआ है। वह बच्चों को सुलाने, खाना बनाने, छोटे मोटे घरेलू कार्य और सामाजिक व्यवहार में व्यस्त रहा, जबकि उसे बड़े बदलाव के लिए आवाज उठानी थी, है ना, उसे बड़ा काम करना था। पर वो क्या कर रहा है, अपनी निजी जीवन की जो आवश्यकता रहती ना, घर, खाना पीना, बच्चे सुलाना और घर के जो छोटे मोटे काम है उसमें ही उलझ जाता है, और जो अपना बड़ा लक्ष्य है उसको वो भूल जाता है। भूल नहीं जाता, वो कर नहीं पाता। कुछ और करना चाहता था, कुछ और हो गया है। ठीक है ना। कवि को झटका तब लगता है जब वह देखता है कि 40 साल की उम्र में वह सिर्फ औपचारिक यानी नमस्ते करने भर का रह गया है, जबकि उसके हम उम्र के लोग जो है वो देश के महत्वपूर्ण कामकाज को संभाल रहे हैं। उसने अपने जीवन में बार बार देखा है कि एक बड़ी जाति, जो बड़ी जाति का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली वर्ग, वह छोटी जाति यानी कमजोर वर्ग को दबाते रहती है, और 5 राज्यों में अकाल जैसे संकटों में लोग बस जीवित रह जाने पर ही संतोष कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कविता का भावार्थ पहले सिंपल्स में बताया, पर उसका जो मेन भावार्थ है ये है। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। अंत में वह पुस्तकालय में बैठा सोचता है कि उसे सच्चाई और विरोध का रास्ता अपनाना था, लेकिन वह पाता है कि यह समाज सिर्फ विद्रोही वीरों की कहानी का दीवाना है, वास्तविकता और निरंतरता का विरोध को महत्व नहीं देते हैं। कि ये जो समाज है ना, जो क्रांतिकारी वीर है, बस उसकी वीरता की कहानी सुनना चाहता है, पर उनके विद्रोह को नहीं अपनाना चाहता, और देश में क्रांति नहीं करना चाहता, और समाज को बदलना नहीं चाहता, और समाज का पुनः उत्थान नहीं करना चाहता। जैसा समाज है उसको वैसे ही रहने देना चाहता है। और कवि बहुत कुछ करना चाहता है, पर अपनी जो मजबूरी है, परिस्थिति है, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस कविता के जो मुख्य उद्देश्य है, यह कविता आत्मग्लानि यानी खुद को वो कचोड़ रहा है, खुद को ही वो दोषारोपण कर रहा है, सामाजिक विडंबना और समय के व्यर्थ व्यतीत हो जाने की पीड़ा को व्यक्त करती है। कवि मानता है कि जीवन के बड़े उद्देश्य अधूरे रह गए हैं, क्योंकि समाज में असली बदलाव की जगह बस नाम भर के आदर्शों की पूजा हो रही है। कि यहाँ पे जो बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें होती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सिर्फ नाम मात्र के लिए। जो बड़े बड़े आदर्श है वो किताबों में सीमित रह गए हैं, पर उसे रियल लाइफ में कोई आजमाना नहीं चाहता है। बोलने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। तो इसमें ये दर्शाने का प्रयत्न किया है कि मुझे कुछ और करना था, पर मैं कुछ और कर रहा हूँ। मैं समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर परिस्थिति और समय के हिसाब से या मेरी मजबूरी के है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लोग वीरों को तो पसंद करते हैं, क्रांतिकारी वीरों को पसंद करते हैं, उनकी कहानियां पढ़ के आनंद लेते हैं, परंतु उन वीरों के गुणों को अपनाने के लिए लोग क्या करते हैं, हिचकिचाहट करते हैं। और इस तरह की जो हिचकिचाहट है, या कह सकते हैं कि ये दिखावापन, इसको यदि हम नहीं अपनाएंगे तो हम समाज में परिवर्तन कैसे करेंगे। तो कवि ये अपना दुख या आत्मग्लानि इस कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं कि उसे कुछ और करना था, इन्हें बड़े बड़े काम करना था, पर वो कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।